नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन चैनल पर, जहां कंप्यूटर की पढ़ाई होती है एकदम आसान और सटीक जानकारी के साथ। आज का टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी, जो कि होने वाला है आपका मेन एग्जाम के लिए। और इसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, साथ में उनके सॉल्यूशन की। अगर आप डीसीए, पीजीडीसीए, एमएससी या बीसीए कोर्स कर रहे हैं तो आपको ये सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस क्लास का मुख्य उद्देश्य रहेगा एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हल करना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी टोटल 5 यूनिट, और 5 यूनिट के अंतर्गत अगर देखें तो पहली यूनिट में आपको मिल जाता है कंप्यूटर सिस्टम एंड स्टोरेज। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें पूछा गया है कंप्यूटर सिस्टम के घटक बोले तो कंपोनेंट्स, जिसके अंतर्गत आपको सीपीयू मिल जाता है, मेमोरी मिल जाती है, इनपुट आउटपुट, मदरबोर्ड, इन सभी के बारे में आपको विस्तार से समझाना है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम समझाना है। क्या समझाना है? ब्लॉक डायग्राम। तो अगर ये क्वेश्चन भी आया तो आपको आंसर इसी को लिखना है जो मैं आगे समझाने वाला हूँ। तो चलिए इसको हम जान लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है? सिस्टम का मतलब हो जाता है कि जब भी आप दो या दो से अधिक इकाइयों से मिलकर कोई काम करते हो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे सिस्टम बोल देते हैं। जैसे इकाई की बात करें तो कंप्यूटर में आपको इनपुट इकाई या इनपुट डिवाइस मिल जाती है, उसके बाद आपको प्रोसेसिंग मिल जाती है, उसके बाद आपको आउटपुट मिल जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल यूनिट्स है, मतलब इनपुट अलग हो गया, प्रोसेस अलग हो गया और आउटपुट। तो ये अलग अलग इकाइयों से मिलकर क्या बना है? कंप्यूटर बना है। इसलिए कंप्यूटर को क्या बोल दिया हमने? कंप्यूटर सिस्टम बोल दिए। अब कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत देखेंगे तो इसे हम एक्सपेंड करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं इनपुट की। तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ देखिए आपको देखने मिलेगा सबसे पहले कीबोर्ड आया। तो कीबोर्ड आप देख सकते हैं इनपुट कैसे यूज़ होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक, यानी कि आप टाइप करके इनपुट दे सकते हैं। माउस के द्वारा क्लिक करके इनपुट दे सकते हैं, माइक के द्वारा बोल कर दे सकते हैं, ग्राफिक्स टच जो टैबलेट है उसके साथ टाइप करके यानी लिख कर आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्लैट बेड स्कैनर, यानी कि इसमें स्कैन करके दे सकते हैं। देखिए बार कोड है, जॉयस्टिक है, इन सभी डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है किसके लिए? इनपुट के लिए। यानी कि कंप्यूटर से जब भी हम कोई काम करवाना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन या कोई ना कोई निर्देश देना होता है। तो निर्देश हम किन डिवाइसेस के माध्यम से देते हैं? इनपुट के माध्यम से। तो इनपुट के माध्यम से निर्देश गया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा एनकोडर। क्या मिलेगा? एनकोडर। तो एनकोडर क्या करता है? जब भी हम इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से कोई डाटा इनपुट करते हैं तो वो कैसा होता है? ह्यूमन रीडेबल, यानी कि मनुष्य के द्वारा पढ़ा जाने वाला। पर कंप्यूटर तो मशीन है, तो मशीन लैंग्वेज में अगर कन्वर्ट करना है ह्यूमन रीडेबल कोड को तो किसकी सहायता की ज़रूरत पड़ती है? एनकोडर की। तो एनकोडर ने कन्वर्ट कर दिया 0 1 में। अब 0 1 में जो डाटा आया है वो कहाँ स्टोर हो गया है? वो स्टोर हो गया है प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो आपकी होती है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में बहुत सारे डाटा या इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लोड है। इन डाटा को एक एक करके कहाँ ले जाता है? सीयू के पास। कौन? कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी जो रैम में लोड इंस्ट्रक्शन है उसको एक एक करके कहाँ ले जाएगा? जो आपका सीपीयू है, सीपीयू में मुख्य जो यूनिट हो जाती है वो हो जाती है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा कैश के द्वारा जो भी डाटा ले गया है एक एक करके वो एएलयू क्या करेगा? इसको सॉल्व करेगा। और इन सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, जिसका नाम हो जाता है सीयू। तो ये सारा प्रोसेस हो जाता है जब सीपीयू वर्क कर रहा होता है तो इसकी अपनी खुद की एक मेमोरी होती है जिसका नाम हो जाता है रजिस्टर। तो रजिस्टर में ये डाटा स्टोर करके रखता है टेम्परेरी, और रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी होती है। उसके बाद सेकंड फास्ट हो जाती है कैश मेमोरी, फिर नेक्स्ट जो फास्ट हो जाती है रैम, और उसके बाद फाइनली जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, प्रोसेस हो जाती है, तो प्रोसेस होने के बाद इसको आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमको दिखाना होता है यूज़र को, या हमारे सामने प्रस्तुत होता है। कैसे होता है? या तो दिखेगा, या तो प्रिंट होगा, या तो सुनाई देगा, या जैसा भी। तो ये जो 0 1 का डाटा है, 0 1 बोले तो कंप्यूटर ने जो प्रोसेस किया है उसे फिर से ह्यूमन रीडेबल यानी कि हमारी भाषा में कन्वर्ट करना है तो ज़रूरत पड़ती है डिकोडर की। तो डिकोडर ने फिर से 0 1 डाटा को ह्यूमन रीडेबल में कन्वर्ट किया। अब हमें संतुष्टि हो गई कि आउटपुट हमारे लिए
ठीक है, तो हम इसे सेव कर लेंगे और सेव जैसे ही करेंगे तो कंट्रोल यूनिट इस डाटा को कहाँ सेव कर देगा, सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी स्टोरेज बोले तो हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, डीवीडी है, सीडी है, इनमें सेव कर देगा। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है कहाँ पे, आपको मेन सीपीयू के अंतर्गत। ठीक है, अब ये सीपीयू का मुख्य पार्ट तो एलयू, सीयू और रजिस्टर होता है, पर जो कैश और रैम होती है ये अलग से होती है, पर होती तो कैबिनेट के अंदर ही है। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस हो जाती है वो कहलाती है आपकी कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। तो इसी डायग्राम को आपको बनाना है मेन एग्ज़ाम में, यानी कि आप इस हिसाब से बना सकते हैं। देखिए मैंने एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पे एक डायग्राम और रखा हूँ जिसमें आपको मुख्य रूप से इनपुट डिवाइस देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइस, इनपुट के बाद आप देखोगे मेन मेमोरी बोले तो रैम, एक एक करके डाटा कहाँ गया आपका कंट्रोल लॉजिक, मतलब जो आपका एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। उसके बाद सारी चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। फिर आपका जो डाटा है आउटपुट डिवाइस में प्रदर्शित हुआ, बीच में लगा है एनकोडर और यहाँ लगा है डिकोडर। तो यहाँ पे आपको दिखाई दिया, और जो डाटा हम इनपुट देते हैं वो कहलाता है डाटा। जब वो प्रोसेस हो जाता है तो उसे हम बोल देते हैं इन्फॉर्मेशन। ये भी आपको पता होना चाहिए। जब डाटा को हम परमानेंट सेव करते हैं तो उसे हम बोल देते हैं सेकेंडरी स्टोरेज, बोले तो ऑक्सिलरी स्टोरेज। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है ब्लॉक डायग्राम में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए सीपीयू। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसे बोल देते हैं, मेन प्रोसेसर या कंप्यूटर का दिमाग इसे कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, मुख्य रूप से आप देखोगे एएलयू होता है, बोले तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। कंट्रोल यूनिट बोले तो पूरे जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें मॉनिटरिंग करना, उसको निर्देशित करना या नियंत्रित करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। फिर टेम्परेरी डाटा को स्टोर करता है सीपीयू के अंतर्गत, उससे हम बोल देते हैं रजिस्टर। ठीक है, अस्थायी मेमोरी या बफर मेमोरी से बोल देते हैं। उसके बाद जो सीपीयू होता है, सीपीयू की जो गति होती है, स्पीड होती है और कार्य क्षमता को गीगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है। अभी हम बात करेंगे तो आपको 3 पॉइंट कुछ गीगाहर्ट्ज़ के आसपास सीपीयू मिलेंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे सिस्टम में, तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे हम किस पे, माय कंप्यूटर या दिस पीसी पे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जैसे जाओगे तो यहाँ आप देखिए आपको 2.50 गीगाहर्ट्ज़ इसकी क्षमता देखने को मिलेगी, जो मेरे कंप्यूटर का प्रोसेसर है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ें हमको देखने को मिलेगी मेमोरी। तो मेमोरी जो हो जाती है कि याददाश्त हो जाती है कंप्यूटर की, जिसमें कंप्यूटर के डाटा निर्देश अस्थायी तौर पर या स्थायी तौर पर स्टोर किए जाते हैं। अब स्थायी वाली ऑक्सिलरी मेमोरी हो जाती है। तो रैम जो हो जाती है सबसे प्राइमरी मेमोरी है, जो अस्थायी डाटा को स्टोर करती है। कंप्यूटर चालू होता है तब तक डाटा स्टोर रहता है, अन्यथा ये डाटा को हटा देती है। यानी कि यूज़र के द्वारा जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो सभी एक एक करके कहाँ स्टोर होंगे, रैम में सीक्वेंस के रूप में। रोम जो हो जाती है रीड ओनली मेमोरी हो जाती है, जो स्थायी तौर पर डाटा स्टोर करती है। और इसमें मुख्य रूप से क्या स्टोर हो जाता है, इसमें मुख्य रूप से बायोस स्टोर हो जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर का जो प्रोग्राम जो उसको लोड होने में सहायता करता है बूटिंग प्रोसेस के समय। तो बायोस को स्टोर करने का काम करती है रोम। इसके बाद हो जाती है रोम के तो बहुत सारे प्रकार आगे हम देखेंगे। फिर हो जाती है कैश मेमोरी। ये जो हो जाती है सीपीयू और रैम के बीच में एक ब्रिज का काम करती है और काफ़ी फास्ट हो जाती है ये मेमोरी, और एक्सेस जल्दी हो जाता है, यानी कि तेज़ काम करती है। L1, L2 और L3 ये 3 लेवल में देखने को मिल जाती है। उसके बाद हमको देखने को मिल जाता है नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप आपको देखने को मिल जाती है इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत देखने को मिलेगा आपको मुख्य रूप से कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जो डाटा को कंप्यूटर में फीड करने का काम करती है। और आउटपुट डिवाइस वह होती है जो हमें आउटपुट यानी परिणाम प्रदान करती है। जैसे उदाहरण के लिए मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये सारी डिवाइसेस आपको परिणाम देती है। अब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का सही जो ऑपरेशन है या संचालन कंप्यूटर की इंटरएक्टिविटी और परफॉर्मेंस को जो है आपको प्रभावित करता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ें देखने को मिल जाती है वो हो जाती है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड जो हो जाता है मुख्य रूप से एक एक्सपेंशन स्लॉट हो जाता है, सर्किट बोर्ड हो जाता है, जो आपके कंप्यूटर में सारी चीज़ों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे सीपीयू का सॉकेट इसमें मिलेगा, रैम का स्लॉट मिलेगा, एक्सपेंशन स्लॉट मिलेगा जहाँ पे आपको ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा, नेटवर्क कार्ड है या फिर साउंड कार्ड, इन सारी चीज़ों को हम अटैच कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अन्य पोर्ट्स मिलेंगे जैसे कि यूएसबी पोर्ट, माउस है या अन्य एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए काम करता है। एचडीएमआई डिस्प्ले के लिए काम करता है। आइडियो जैक्स हो जाते हैं यहाँ पे। फिर हो जाता है आपका चिपसेट, यानी कि सीपीयू और अन्य कंप्यूटर जो एलिमेंट है या कंपोनेंट उनके बीच में डाटा को ट्रांसमिट करने का काम करता है कौन, चिपसेट।
तो मुख्य रूप से अगर देखें तो हम यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, जटिल संरचना देखने को मिल जाती है, जिसमें सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, मदरबोर्ड है। ये सारी चीज़ें मिलकर एक निश्चित रूप से एक पूरा टास्क हल करती है। यानी कि अगर मान लीजिए यूज़र है और यूज़र ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया है तो उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उसको सही यानी कि एक व्यवस्थित रूप से आउटपुट में कन्वर्ट करके कौन देता है, आपका कंप्यूटर देता है। यानी कि इसे कंप्यूटर सिस्टम इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये यूज़र से इनपुट लेगा और प्रोसेस करके आउटपुट भी प्रदान करता है। तो ये हो जाता हमारा एक प्रकार से दो प्रकार के यहाँ क्वेश्चन ही हमने देख लिए। एक तो हो गया आपका कंप्यूटर सिस्टम के एलिमेंट्स या घटकों को समझाइए, दूसरा ब्लॉक डायग्राम। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए आप इसी क्वेश्चन को या इसी आंसर को समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कंप्यूटर की जनरेशन्स और उसके प्रकार। साथ में देखिए आप देख सकते हैं जनरेशन मतलब टोटल 5 जनरेशन आपको देखने को मिलेगी। 5 जनरेशन यानी कि फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक आपको जनरेशन मिलेगी। और कंप्यूटर के प्रकार भी अलग अलग उद्देश्य के हिसाब से दिए गए हैं। जैसे मुख्य रूप से यहाँ पूछा गया है डेस्कटॉप, बोले तो पीसी के अंतर्गत आ जाता है, पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप भी पीसी के अंतर्गत आ जाता है, पॉमटॉप भी। पीडीए सुपर कंप्यूटर एडवांस कंप्यूटर हो जाता है, ठीक है, जो जटिल गणनाएं करने के लिए काम करता है। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कंप्यूटर की जनरेशन की। तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कंप्यूटर की जनरेशन का, उसके बाद आप डिटेल अपने हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक बात है, इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ मैंने। कंप्लीट जितनी भी नोट्स है उनकी सबकी लिंक एक साथ मिल जाएगी। जो भी नोट्स आपको चाहिए उसकी लिंक पर क्लिक कर दीजिए। उसका थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज है। अब नॉमिनल चार्ज लेने का पर्पस है कि आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको देखने मिलेगा इसका कंप्लीट वीडियो भी मैं प्लेलिस्ट में दे चुका हूं, तो उसको आप देख लीजिए कंप्लीट वीडियो को, ताकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो भी चीज़ है वो आपसे बन पाए। मुख्य रूप से यहाँ देखिए आपकी जो जनरेशन है वो 5 भागों में बटी है। जैसे हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ है, तो यहाँ जो ईयर लिखे यानी कि सन लिखे हैं ये एक्यूरेट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हर बुक में हर जगह ये जो सन है कुछ आगे पीछे मिलते हैं। तो हम ऐसा मान लें कि लगभग 10 साल का जो ड्यूरेशन था फर्स्ट जनरेशन का था 40 से 50 के आसपास, ठीक है। और 50 से 60 के आसपास क्या था, सेकंड जनरेशन। 60 से 70 के आसपास क्या था, थर्ड जनरेशन। और 70 से 80 के बीच में फोर्थ जनरेशन। अब 80 के बाद में जो भी बचा है वो हो गया आपका वर्तमान यानी कि प्रेजेंट तक, यानी फिफ्थ जनरेशन यहाँ पे काम कर रहा है। मुख्य रूप से इनको कैटेगरी डिवाइड कैसे की गई है कि जनरेशन चेंज हो गई, तो जनरेशन कुछ बड़ा बदलाव होता है तब चेंज होती है। तो बड़ा बदलाव कैसे, इसमें मुख्य प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस जैसे आज की डेट में हम देखते हैं ना, सीपीयू होता है, चिप होती है ना, तो सीपीयू होता है। तो सीपीयू जो था वो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब के रूप में यूज़ किया जाता था पहली जनरेशन में, ठीक है। और यहाँ सेकेंड जनरेशन में इसलिए बदल दिया गया, नहीं, सेकेंड जनरेशन कब लाई गई, जब वैक्यूम ट्यूब को बदलकर ट्रांजिस्टर ला दिया गया। अब ट्रांजिस्टर को बदलकर जब आईसी ला दी गई तो थर्ड जनरेशन आ गई। आईसी को बदलकर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आ गई तो आपकी फोर्थ जनरेशन आ गई। फिर वेरी लार्ज को बदलकर आ गया अल्ट्रा लार्ज, तो यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन आ गई। तो इस हिसाब से हमको जनरेशन चेंज होती हुई नज़र आती है। अब बात कर लेते हैं वैक्यूम ट्यूब की। तो वैक्यूम ट्यूब जो है यहाँ पे किसने, मतलब वैक्यूम ट्यूब से युक्त जो कंप्यूटर है वो बनाया जेपी एकर्ट और जेडब्ल्यू मुचली के द्वारा। इसमें इनपुट के रूप में यूज़ किया जाता था पंच कार्ड का, यानी कि स्टोरेज बहुत स्लो थी इसकी। इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर को बनाने का काम किया विलियम शॉकली ने, और ये इसमें मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया जाने लगा स्टोरेज के लिए। फिर ट्रांजिस्टर को अपग्रेड करके क्या बना दिया गया, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि सिलिकॉन की थी, ठीक है, एक चिप थी। और जो लार्ज कैपेसिटी की डिस्क है और मैग्नेटिक टेप यहाँ स्टोरेज के लिए यूज़ होने लगा। आईसी को बनाने का श्रेय जाता है जैक किल्बी को। अब आईसी की ही क्षमता को अपग्रेड कर दिया गया, और अपग्रेड करके क्या कर दिया गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। और इसमें भी मैग्नेटिक टेप और पोर्टेबल फ्लॉपी यूज़ होने लगी स्टोरेज के लिए। अब जो वेरी लार्ज थी उसको अपग्रेड करके फिर से क्या कर दिया गया, अल्ट्रा लार्ज। तो अल्ट्रा लार्ज जो है वो एक प्रकार से माइक्रो प्रोसेसर, हालांकि यहाँ देखिए यहाँ माइक्रो प्रोसेसर इसी को बोल दिया गया और इसी की क्षमता अपग्रेड की गई तो अल्ट्रा लार्ज कर दिया गया। तो इसमें देखिए आपको देखने मिलेगी हार्ड डिस्क यूज़ होने लगी, रैपिड सपोर्ट, हालांकि अभी वर्तमान में देखोगे तो आपको एसएसडी भी देखने मिल जाती है। आपको सॉलिड स्टेट ड्राइव इसको हम बोल देते हैं, चिप लेवल पर काम करती है। ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी सीडी के लिए, पोर्टेबल रीड ओनली स्टोरेज आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कंप्लीट रूप से हार्डवेयर की डिटेल जो आपकी मुख्य रूप से प्रोसेसिंग डिवाइस थी।
हर एक जनरेशन में। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो इसकी जो विशेषता है वो हम देख लेते हैं। तो पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। मशीन लैंग्वेज बोले तो 0 और 1 को। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, इनका जो आकार हुआ करता था बहुत ज़्यादा हुआ करता था। हीटिंग कंज्यूम करते थे, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हीटिंग भी रहेगी यहाँ पे। और ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ नहीं होता था। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे एनीएक आप देख सकते हैं, एडवैक है, यूनिवैक है, इन सब के फुल फॉर्म आप ध्यान में रख लीजिए। कंप्लीट जो फंडामेंटल की पीडीएफ है उसमें आपको देखने को मिलेंगे ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए आपको देखने मिला ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर बोले तो सेकंड जनरेशन, इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होने लगा। यहाँ देखिए नो ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें सिस्टम थोड़े छोटे हो गए और बिजली की जो खपत है कम करने लगे, लो हीटिंग हो गई और फास्ट हो गए, रिलायबल हो गए, आसानी से अपडेट किए जाने लगे। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होने लगी, कोबोल और फोर्टान लैंग्वेज। इसके कुछ उदाहरण हैं, पीडीपी 8 है, IBM 14 है, 1400, IBM 70 90 है, यूनिवैक है, CDC है। ये सब एग्जाम्पल है किसके, सेकेंड जनरेशन के। अब बात कर लेते हैं किसकी, थर्ड जनरेशन की, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग आ गया, काफ़ी फास्ट हो गए, छोटे हो गए, रिलायबल हो गए, आसानी से अपडेट होने लगे, प्रोसेस माइक्रो और नैनो सेकंड में होने लगी, पास्कल बेसिक लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ होने लगी। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे IBM है, IBM 370 है, PDP है, B6500 है, यूनिवैक है। ये सब इसके एग्जाम्पल है किसके, थर्ड जनरेशन के PC के। अब बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन की। तो फोर्थ जनरेशन में हमने देखे यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग और GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, बोले तो माउस का उपयोग किया जाने लगा। यहाँ पे ऐसे कंप्यूटर आ गए और इस जनरेशन के कंप्यूटर को बोला गया माइक्रो कंप्यूटर। क्यों, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर से युक्त थे। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ होने लगी, काफ़ी छोटे हो गए, खरीदने योग्य, मतलब हर एक व्यक्ति इनको खरीद सकता है। आज की डेट में हर एक व्यक्ति के पास लैपटॉप और PC देखने को मिल जाएगा। ईजी टू यूज़ होने लगे, ठीक है। उसके बाद देखिए डॉस, विंडोज़, लैन बैन, ये सारी चीज़ें यहाँ फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। इसमें IBM PC है, स्टार 1000 है, एप्पल सेकंड है, मैकिनटोश है, अल्टेर। इसके बाद देखिए ये सारे एग्जांपल है फोर्थ जनरेशन के। बात कर लेते हैं वर्तमान की, फिफ्थ जनरेशन की, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल PC या जो कंप्यूटर वो देखने को मिले, रिलायबल है, ईजी टू यूज़ है, पोर्टेबल है, एक जगह दूसरी जगह ले जाए जा सकने वाले, रैपिड सॉफ्टवेयर देखने को मिले। इसके अलावा देखिए इंटरनेट, ईमेल, WWAI और AI पर फोकस देखने को मिले। आजकल PC जो आ रहा है वो ऑलरेडी AI इनबिल्ट आ रहा है, ठीक है, AI इनेबल्ड आ रहा है। और यहाँ देखिए डेस्कटॉप है, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, सारे जितने भी वर्तमान के आपको PC देखने को मिलेंगे वो आपके फिफ्थ जनरेशन के कहे जाएंगे। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट रूप से कंप्यूटर की जनरेशन। आप इनको एक एक करके समझा सकते हैं एग्ज़ाम में जब आएगा क्वेश्चन तो। और इन डिवाइसेस को भी आप थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बना सकते हैं। ऐसा डायग्राम कंपैरिजन के तौर पर बनाओगे और थोड़ा डिटेल समझाओगे तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। चलिए यहाँ देखिए फर्स्ट जनरेशन के बारे में डिटेल दी है, जो मैंने बताया वही चीज़ आप एक बार इसको पढ़ लेना। सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम कंप्यूटर के प्रकार की। तो कंप्यूटर के प्रकार के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार बांटे गए हैं। कौन कौन से, एक तो हो जाता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा हो जाता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हो जाता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। तो यहाँ देखिए एनालॉग कंप्यूटर ऐसे थे जो टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर जो भी रहता है, यानी ताप दाब माप मेज़रमेंट, इसके अकॉर्डिंग जो काम करते हैं, यानी कि जैसे आप देखे होंगे आपको थर्मामीटर पारा मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, गाड़ी का स्पीडोमीटर देखे होंगे जिसमें कांटा चलता है, एनालॉग घड़ी देखे होंगे। तो ये सब एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे हो जाते हैं जो 0 और 1 की हिसाब से, यानी 0 और 1 की गणना करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वर्तमान के जितने भी कंप्यूटर है वो सब आपके मिलेंगे डिजिटल कंप्यूटर, जिसमें आपको साइज़, कैपेसिटी और परफॉर्मेंस के अनुसार कैटेगरी मिलेगी। नेक्स्ट जो मिलेगा पर्पस के आधार पर। और जो एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण एक साथ मिला दिया जाए तो बराबर में क्या आ जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों की जो क्वालिटी है वो एक साथ इनबिल्ट कर दी जाए तो हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाते हैं। हम एक एक करके सारे कंप्यूटर को देखेंगे। जैसे एम्बेडेड कंप्यूटर में एक ओवरव्यू दे देता हूँ। एम्बेडेड कंप्यूटर ऐसे हो जाते हैं जो स्मार्ट वॉच होती है आपकी, स्मार्ट वॉच आप खरीदते हो तो उसमें अंदर इनबिल्ट कंप्यूटर है, यानी कि एम्बेडेड कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है, जिसमें पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पुराने समय में आता था। टैबलेट आप देख सकते हैं, मोबाइल टैबलेट, लैपटॉप, नोटबुक जिसे हम बोल देते हैं, डेस्कटॉप PC हो जाता है, वर्क स्टेशन हो जाता है, स्मार्टफोन जो आप अभी यूज़ कर रहे हो वीडियो देखने के लिए, क्रोम बुक, ये भी क्रोम
का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब कंप्यूटर आपके हो जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, फिर हो जाते हैं मिनी बिजनेस पर्पज़ से, मेन फ्रेम भी आपके हो जाते हैं बड़े बड़े सर्वर्स के लिए, और सुपर कंप्यूटर कुछ किसी स्पेशल टास्क के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सब हो जाते हैं आपके कैपेसिटी, परफॉर्मेंस और साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रकार। फिर आपको देखने को मिलेगा पर्पस के आधार पर, यानी उद्देश्य के आधार पर। तो सामान्य यानी जनरल पर्पस, जिसमें हम घरों में जो उपयोग किए जाते हैं, ऑफिस में जो उपयोग किए जाते हैं, वो कंप्यूटर आते हैं। और स्पेशल पर्पस में जाते हैं, जैसे ट्रैफिक सिग्नल को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर, मौसम की भविष्यवाणी जानने के लिए कंप्यूटर। तो सब हो जाते हैं आपके स्पेशल पर्पस। तो ये एक ओवरव्यू था किसका, कंप्यूटर का, जिसमें डेस्कटॉप पीसी की बात करें, इस प्रकार का कंप्यूटर हमारा डेस्कटॉप पीसी कहलाता है, जिसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस सब अलग अलग होते हैं। स्कूल, घर में या फिर ऑफिस में इसका यूज़ किया जाता है। डेस्क पर रखे जाने के कारण, यानी टेबल पर रखे जाने के कारण इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। फिर लैपटॉप, तो लैपटॉप की बात करें तो ये गोदी में रखा जाता है, यानी कि कहीं भी ले जा सकते हैं, बैटरी से चलता है, डेस्कटॉप से छोटा और हल्का होता है। इसका उपयोग भी वैसे ही कर सकते हैं जैसे डेस्कटॉप का, जैसे ये देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे लैपटॉप। इसके बाद पॉम टॉप टैबलेट जैसा ही होता है, तो हथेली में रखकर यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे पॉम टॉप बोल देते हैं। छोटी स्क्रीन हो जाती है, सीमित कार्य क्षमता हो जाती है। अब स्मार्टफोन ने इसका स्थान ले लिया है, ये बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। फिर पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी पोर्टेबल डिवाइस है, जिसमें कैलेंडर है, ईमेल है, नोट्स है, मैसेज वगैरह है, टच स्क्रीन आधारित होता है। अब स्मार्टफोन इसके बदले में आ चुका है, यानी कि स्मार्टफोन ने देखिए यहाँ पे पॉमटॉप का भी स्थान ले लिया और पीडीए का भी। ज़्यादातर कंडीशन में आप देखें लैपटॉप लोग बाग कम यूज़ करते हैं, मोबाइल ज़्यादा करते हैं, यानी कि स्मार्टफोन ने कितनी चीज़ों को रिप्लेस किया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको पीडीए इस प्रकार का देखने को मिलता है, तो पीडीए के बदले में अभी स्मार्टफोन आ गया। अब सुपर कंप्यूटर की बात करें तो बहुत तेज़ गति से काम करते हैं, उच्च क्षमता वाला होता है, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए यूज़ किया जाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, परमाणु परीक्षण के लिए और अन्य जो स्पेशल टास्क है उनके लिए यहाँ पर सुपर कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सुपर कंप्यूटर के जनक जो है वो कौन है। एक तो पूरी दुनिया में बताना, यानी वर्ल्ड में बताना, और आपके इंडिया में, मतलब हमारा जो प्यारा भारत है इसके अंतर्गत सुपर कंप्यूटर के जनक, और पूरे वर्ल्ड में सुपर कंप्यूटर के जनक। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स में। कुछ उदाहरण हैं, जैसे परम कंप्यूटर है, IBM का समिट है, फुगाकू है जो जापान के द्वारा बनाया गया है। तो ये सब सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, मेमोरी के प्रकार को समझाइए। देखिए यहाँ पे मेमोरी क्या है ये भी पूछा जा सकता है और मेमोरी के प्रकार भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेमोरी। जो भी हम इनपुट देंगे किसको, कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर प्रोसेस करने से पहले उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखता है। कहाँ रखता है, स्टोर करके, कहाँ पे, मेमोरी में। तो मेमोरी जो हो जाती है याददाश्त हो जाती है किसकी, कंप्यूटर की। इसमें दो प्रकार की मेमोरी आ जाती है, एक तो हो जाती है आपकी प्राइमरी मेमोरी और एक हो जाती है सेकेंडरी। सेकेंडरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी बोला जाता है या फिर उसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है। प्राइमरी मेमोरी आप देखोगे तो उसको मेन मेमोरी भी बोला जाता है। इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा रैम है, ठीक है, रोम है, उसके बाद कैश हो जाती है, फिर रजिस्टर हो जाती है। ये सब आपकी प्राइमरी मेमोरी की श्रेणी में आती है। सेकेंडरी मेमोरी में देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी कहाँ पे, एक हार्ड डिस्क मिल जाएगी, फ्लॉपी डिस्क मिल जाएगी, CD, DVD, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, SSD है, ये सब सेकेंडरी में मिल जाएगी। पर यहाँ स्पेशली पूछ लिया जाता है, अगर मान लीजिए रैम, रोम, EPROM और PROM, तो इनको ही समझाना है। चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर बात कर लेते हैं हम किसकी, रैम की, तो यहाँ देखिए रैम जो हो जाती है मुख्य रूप से अस्थायी तौर पर स्टोर करने के लिए डाटा को कहाँ यूज़ की जाती है, कंप्यूटर में। और ये जो हो जाती है आपकी मदरबोर्ड में फिट रहती है, हालांकि रोम भी मदरबोर्ड में रहती है, सारी प्राइमरी मेमोरी सब मदरबोर्ड में रहती है। तो रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाती है। रोम जो हो जाती है रीड ओनली मेमोरी, जो कि बायोस को स्टोर करने का काम करती है, बूटिंग के समय रन होता है। इसी के अंतर्गत रीड ओनली मेमोरी हो जाती है परमानेंट, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो एक बार स्टोर किए जाने पर बार बार उसे रीड किया जा सकता है पर हटाया नहीं जा सकता। कुछ हो जाती है EPROM, तो EPROM बोले तो अल्ट्रावायलेट किरणों के माध्यम से इसमें से डाटा हटाया जा सकता है और पुनः एंटर किया जा सकता है। और एक हो जाती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक तरंगों के माध्यम से डाटा को हटाया जा सकता है और पुनः उसमें स्टोर किया जा सकता है। तो ये हो जाती है हमारी प्राइमरी मेमोरी की श्रेणी में सारी मेमोरी, जिसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि वॉलेटाइल हो जाती है, यानी कि अस्थायी हो जाती है। जब तक कंप्यूटर चालू है तब तक डाटा स्टोर है, अन्यथा
डाटा स्टोर नहीं रहेगा। अब कंप्यूटर स्लो चलेगा या फास्ट चलेगा वो डिपेंड करता है रैम पर ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। रैम भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे आपके कंप्यूटर में आज की डेट में मिनिमम 8 GB रैम होना ही चाहिए, पर हैवी टास्क कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर में 16 GB होना चाहिए। ठीक है, हैवी टास्क से मतलब वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ठीक है, गेमिंग वगैरह कर रहा है तो उसके लिए 16 GB होना चाहिए। पर बेसिक MS ऑफिस का टास्क, इंटरनेट सर्फिंग कर रहा है तो उसके लिए आपके 8 GB पर्याप्त है। ठीक है, तो जब भी स्लो चले तो आप रैम अपग्रेड कर सकते हैं या फिर SSD लगा सकते हैं या फिर आपका जो प्रोसेसर है उसकी क्षमता को अपग्रेड करा सकती है। 3 चीज़ें ही डिपेंड करती है कंप्यूटर की स्पीड को। नेक्स्ट आप देखेंगे इसका काम, तो यह कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कार्यों को अस्थायी तौर पर स्टोर करती है। यानी कि अभी वर्तमान में जो हमारा कंप्यूटर चालू है, जो भी काम चल रहा है वो कहाँ स्टोर है, रैम में, अस्थायी तौर पर। जब कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें हट जाएगी। अर्थात जब भी हम कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो वो सब कहाँ स्टोर हो जाता है, रैम में। ठीक है, और इसमें CPU जो है तेज़ी से उसको एक्सेस कर सकता है। रैम के कुछ प्रकार हो जाते हैं, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे SRAM बोले तो स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम काफ़ी महंगी होती है, कैश मेमोरी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और DRAM जो हो जाती है थोड़ी सस्ती हो जाती है। और नियमित रूप से जो रैम हो जाती है, बार बार रिफ्रेश हो जाती है, उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, DRAM का, डायनेमिक रैम का, जिसके अंतर्गत हम देखें कंप्यूटर में भी रैम उपयोग की जाती है, लैपटॉप में भी, स्मार्टफोन में भी काफ़ी तेज़ी से ये जो है एग्जीक्यूट करने का काम करती है कोई भी चीज़ को। फिर उसके बाद देखेंगे रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी जो हो जाती है नॉन वॉलेटाइल हो जाती है, बोले तो स्थायी हो जाती है। इसमें जो डाटा स्टोर हो जाता है वो कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डिलीट नहीं होता है। जैसे कि हमने देखे यहाँ पर क्या स्टोर हो जाता है, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें से डाटा छेड़छाड़ या इसको डिलीट करना पॉसिबल नहीं है। पर इसके कुछ प्रकार हो जाते हैं, जैसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंतर्गत डाटा एक बार स्टोर किया जा सकता है परंतु बदला नहीं जा सकता। नेक्स्ट हो जाता है आपका कौन सा, EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि UV लाइट्स के माध्यम से इसको हटाया जा सकता है और पुनः स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट हो जाती है आपकी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो इसे इलेक्ट्रिक सिग्नल से मिटाया जा सकता है और फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। जैसे बायोस चिप में रोम रहती है, फर्मवेयर कोई सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। स्थायी डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है रोम की, रीड ओनली मेमोरी की। नेक्स्ट हो जाती है आपकी ये PROM, तो हमने देख लिए, यहाँ पे इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, PROM भी देख लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाता है वो हो जाता है आपका विभिन्न स्टोरेज डिवाइस, यानी कि फिर से उनने मेमोरी पूछ लिया। अब मेमोरी में उनने सेकेंडरी या ऑक्सिलरी या एक्सटर्नल के बारे में बात की है। तो सेकेंडरी डिवाइसेस जो हो जाती है वो परमानेंट डाटा को स्टोर करने का काम करती है। जैसे आप यहाँ देखोगे तो आपको हार्ड डिस्क देखने को मिलेगी, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क मिलेगी, CD देखने को मिलेगी, DVD है, ब्लू रे डिस्क है, SSD है। ठीक है, ये सब फ्लैश ड्राइव मिलेगी, मेमोरी कार्ड है, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत आ जाती है। तो सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो सिंपल एक ही क्वेश्चन में पूछ लेगा कि भाई जो है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को समझाइए या फिर कंप्यूटर की मेमोरी को समझाइए। तो आपको दोनों को लिखना है। अब कितने पेजेस में लिखना है उसके लिए आप देखेंगे हाउ टू राइट आंसर, यानी कि मेन एग्ज़ाम में उत्तर कैसे लिखें, ये वाला वीडियो मैं जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप कमेंट बॉक्स में पिन में देख लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। जब आप फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का कंप्लीट वीडियो देखोगे प्लेलिस्ट में PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, उसमें देखने को मिलेगा पहला वीडियो, और पहला वीडियो ही आपको मिलेगा हाउ टू राइट आंसर, यानी कि मेन एग्ज़ाम में उत्तर कैसे लिखे। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि जो मेन एग्ज़ाम में उत्तर कैसे लिखें, सारी चीज़ आपको अगर वीडियो नहीं मिलता है। जैसे हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे चलते हैं हम गूगल पे, और गूगल पे चलने के बाद हम जो है यहाँ पे नॉर्मली जो यूट्यूब है आपका अपना यूट्यूब चैनल, इस पर जो है आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको देखिए इस प्रकार सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो आप नीचे जाओगे तो हाउ टू सॉल्व एग्ज़ाम पेपर भी देखने को मिल रहा है, या फिर आप यहाँ देखोगे PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट दी है, इसमें आप जाओगे तो इसमें आप जाकर देखोगे हाउ टू सॉल्व एग्ज़ाम पेपर। इस वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद आपको कंप्लीट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का वीडियो मिल रहा है,
इसकी डॉस और लाइनेक्स का वीडियो मिल रहा है, पीसी पैकेज का कंप्लीट वीडियो, उसके बाद एमएस एक्सेस का कंप्लीट वीडियो, फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया का कंप्लीट वीडियो। उसके बाद अगर आपका VB.NET है तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इनमें से सारे वीडियो आपके लिए काम के हैं। इन वीडियोज़ को आप एग्ज़ाम के पहले एक बार कंप्लीट रूप से देख लीजिए, फिर आप IMP क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी कहाँ पे, प्लेलिस्ट में। चलिए नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सारी जो डिवाइसेस है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हार्ड डिस्क की बात करें तो कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस तो होती है, परंतु प्राइमरी रूप से होती है। प्राइमरी क्यों? जब भी हम रैम में कोई डाटा होता है उसको सेव करते हैं तो वो यहीं स्टोर हो जाता है। परंतु आज की डेट में आप देखोगे तो हार्ड डिस्क को रिप्लेस करने के लिए एक और डिवाइस आ गई है जिसका नाम है SSD, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि इस प्रकार रैम जैसे देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव में इस सॉलिड स्टेट ड्राइव ने जो है इसकी जगह ले ली, यानी रिप्लेस कर दी है हार्ड डिस्क को। उसके बाद आप देखोगे CD DVD जो कि ऑप्टिकल डिस्क हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और ये जो इसके लिए रीडर की ज़रूरत पड़ती है, का जो आपका DVD राइटर हो जाता है या रीडर जो भी हम बोल सकते हैं। फिर फ्लॉपी डिस्क इस प्रकार देखने को मिल जाती, काफ़ी क्षमता इसकी कम थी, इसी को रिप्लेस करके DVD या CDI। मेमोरी कार्ड अलग अलग क्षमताओं में, हालांकि वर्तमान में मेमोरी कार्ड का चलन काफ़ी कम हो चुका है क्योंकि मोबाइल में इतनी स्टोरेज आ गई है भाई। 256 GB तो मिनिमम सभी लोग खरीदते हैं। 512 GB भी आपको स्टोरेज देखने को मिल जाती है। ठीक है, 128 भी। पहले क्या आती थी? पहले 8 GB स्टोरेज आ जाती थी, अब 8 GB रैम आ रही है। फिर 16 GB देखने को मिल जाती थी क्या स्टोरेज। उसके बाद आपको 32 GB देखने को मिली, 64 GB, 64 के बाद 128 GB, फिर 256, 512, अभी 1 TB तक का जो कैपेसिटी है वो मोबाइल में देने लगे हैं। तो ये देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये पेन ड्राइव, ये पोर्टेबल यानी कि ये रिमूवेबल डिस्क है, यानी कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना तो हमको ज़रूरत पड़ती थी पेन ड्राइव की। टेप ड्राइव काफ़ी पुराने समय में यूज़ की जाती थी। तो ये सब जो है सेकेंडरी स्टोरेज की श्रेणी में आ जाती है। हार्ड डिस्क की संरचना आपको बनाना है कंप्लीट, जो आपको देखने को मिलेगा क्या PDF, उसमें आपको देखने को मिलेगी इसकी हार्ड डिस्क की संरचना, तो उसके बारे में आपको समझाना है। ऐसी फ्लॉपी डिस्क की संरचना आपको समझाना है। कॉम्पैक्ट डिस्क एक गोल चकती जो हो जाती है वो हो जाती है। DVD की क्षमता 4.7 GB और CD की क्षमता 700 MB होती है। फिर DVD में आप देखोगे, देखिए ये दोनों साइड की बात करें तो 8 अच्छा दोनों साइड तो हो जाती है 17 GB के आसपास, पर ये अलग अलग कैपेसिटी में सिंगल साइड और डबल साइड में आ जाती है। इसी को अपग्रेड करके ब्लू-रे डिस्क बनाया गया, यानी DVD को अपग्रेड करा ब्लू-रे डिस्क। फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव हार्ड डिस्क को रिप्लेस करने के लिए आ गई। ये काफ़ी तेज़ हो जाती है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम फास्ट मतलब जो है आपका स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी प्रोसेस यहाँ जल्दी जल्दी होती है। फिर फ्लैश ड्राइव को पेन ड्राइव भी बोला जाता है, USB ड्राइव हो जाती है। 8 GB से लेकर 1 TB तक इसकी क्षमता, पहले मान लो 1 TB भी आती थी, 1 GB और 2 GB भी आती थी, पर अभी मिनिमम यहाँ पे 8 GB। अभी तो काफ़ी चलन कम हो चुका है इसका। आप देख सकते हैं मेमोरी कार्ड, तो मेमोरी कार्ड आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था पहले एक्सटर्नल स्टोरेज के रूप में मोबाइल में और कैमरा में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1 GB से लेकर 1 TB तक इसकी क्षमता है। यहाँ पे हमने बात की है फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मुझे लग रहे थे और बार बार पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको डिस्कस किया हूँ यहाँ पर। इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। और ध्यान रखिए, जब भी आप कोई चीज़ समझाओ तो छोटा मोटा डायग्राम और जो भी आपके आइकॉन्स वगैरह है वो थोड़ा सा बनाते चलिए। पेपर थ्योरी टिपोगे तो आपको नंबर ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। अब बात करेंगे हम सेकेंड यूनिट की, तो सेकेंड यूनिट के बारे में हम विस्तार से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे। तो आप फर्स्ट यूनिट को पहले अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसका कंप्लीट वीडियो देख लीजिए जो मैंने आपको प्लेलिस्ट में बताया है, उसकी कंप्लीट PDF पढ़ लीजिए ताकि एग्ज़ाम के पहले आपकी सारी तैयारी हो सके।